हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। विज्ञान की के एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर छठा आज हम लोग पढ़ेंगे इस एनसीईआरटी की सीरीज में, जिसका नाम नियंत्रण एवं समन्वय है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर की शुरू करने से पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, जिसे स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ इसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़कर अपने सवालों को मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अपने ब्रेन यानी मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, कैसे तंत्रिका तंत्र कार्य करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ पेड़ पौधों में किस तरीके से इंफॉर्मेशन, सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये चैप्टर विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे लगातार हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, रेगुलर आते रहते हैं। तो अगर इस चैप्टर को आप तैयार करते हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा। तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू में जब इसकी शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जंतु तंत्रिका तंत्र, आपके इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है जंतु तंत्रिका तंत्र से होती है। तो सीधी सी बात है कि हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं, हमारे आसपास जो भी इवेंट हो रहे होते हैं, हम जिस पर्यावरण में मौजूद हैं उस पर्यावरण में होने वाले जो भी घटनाएं होती हैं उनका जो एहसास हम करते हैं, और फिर वो घटनाएं क्या हैं, कैसे हैं और उन पर हमको किस तरीके से प्रतिक्रिया करनी है, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो एक तंत्र द्वारा हमारे शरीर में महसूस होती हैं, और उस तंत्र को हम लोग तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। तो वही चीज यहां पर कही गई है कि हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर, इनका कहना है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे संवेदी अंग होते हैं जो सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और फिर उन सूचनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती हैं। एक पूरा तंत्र होता है, उस तंत्र के द्वारा मस्तिष्क तक सारी बातें, सारी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। फिर मस्तिष्क उस चीज को इंटरप्रिटेट करता है, उस चीज को समझता है, फिर वो बताता है कि असल में जो घटनाएं घट रही हैं, जो आपने महसूस की हैं, वो है क्या और उस पर अगला कदम आपका क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहां पर मौजूद है। अब इसमें जो पूरे तंत्रिका तंत्र का जो मेन, यानी हमारा जो तंत्रिका तंत्र पूरा कार्य करता है, जो संवेदी अंग होते हैं उनसे जो सूचनाएं एकत्र करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर ये सारा का सारा जो ये तंत्रिका तंत्र हमारा काम कर रहा है, उसकी जो यूनिट है, उसकी जो इकाई है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं, या इन्हें न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जो हमारे तंत्रिका तंत्र यानी जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का की जो यूनिट होती है, वो इकाई होती है, उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं या तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये पूरा का पूरा आपको न्यूरॉन दिख रहा है, तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिका दिख रही है, जिसमें ये जो शुरुआत वाला भाग होता है ये साइटॉन का भाग कहलाता है, और साथ ही साथ यहां से यहां तक का जो भाग होता है उसे हम लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं। साइटॉन में ये छोटे छोटे ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, यानी पूरी की पूरी तंत्रिका कोशिका कुछ इतनी बड़ी होती है, और इसके दो भाग होते हैं। ये वाला भाग साइटॉन कहलाता है, ये वाला भाग जो है वो एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है, इसमें छोटी छोटी ऐसी संरचनाएं होती हैं, जिसको हम लोग डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। हिंदी में से दुमिक्रा के नाम से जाना जाता है। डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स या दुमिक्रा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ये कोशिकीय भाग होता है, इसके अंदर यहाँ पर केंद्रक मौजूद होता है, साथ ही साथ यहाँ पे कोशिका काय मौजूद होती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये वाला जो पार्ट होता है वो एक्सॉन वाला पार्ट होता है। एक्सॉन वाले पार्ट में जो लास्ट वाला भाग होता है वो एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है, और ये जो एक्सॉन टर्मिनल होता है यहीं से रसायन कुछ रिलीज किए जाते हैं, और ये रसायन रिलीज किए जाते हैं तो होता क्या है कि एक्सॉन यानी किसी भी कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका का जो लास्ट पार्ट होता है उसे एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। और ये जो एक्सॉन टर्मिनल होता है दूसरे साइटॉन यानी कि दूसरे जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके इस साइटॉन के साथ
कनेक्ट होता है, मतलब कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए तंत्रिका कोशिका है तो ये हो गया इसका साइटोन वाला भाग और ये हो गया इसका एक्सॉन वाला भाग। तो एक एक्सॉन का जो ये टर्मिनल वाले यानी लास्ट वाला जो भाग होता है वो दूसरे साइटोन के दूसरे तंत्रिका कोशिका के साइटोन वाले भाग से ऐसे कनेक्ट होता है। तो कुछ इस तरीके से तंत्रिका कोशिकाएं आपस में कनेक्टेड होती हैं। दो भाग होते हैं तंत्रिका कोशिका के, एक साइटोन एक होता है एक्सॉन। ठीक है, साइटोन कोशिकीय भाग होता है और एक्सॉन जो होता है उसका टर्मिनल यानी उसका लास्ट भाग होता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो जब कभी भी सेंसेशन यानी कि ये जो भाग होता है यानी कोशिकीय जो भाग होता है ये हमारे जो संवेदी अंग होते हैं उनमें मौजूद होता है और वहां पर जो इंफॉर्मेशंस आती हैं, जिस तरीके की वहां पे सूचनाएं आती हैं, उन सूचनाओं के प्रेजेंट होने पर क्या होता है, ये एक्साइटेड हो जाता है और इसमें एक इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है और ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्सॉन के माध्यम से मूव करते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक आती है। फिर एक्सॉन टर्मिनल से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम से जाना जाता है। फिर ये केमिकल्स जो होते हैं दूसरे साइटोन के दूसरे तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के साइटोन से रिसीव कर लिए जाते हैं। इस तरीके से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में इंफॉर्मेशन जो है वो बहती हैं यानी मूव करती हैं। तो यही सब बातें यहां पर लिखाई गई हैं। मैंने आपको बिल्कुल सारी चीजें समराइज कर दी। ठीक है, अपनी भाषा में समराइज कर दी। अब देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है। तो यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। ध्रुमाकृतिक मतलब ये जो साइटोन वाला पार्ट है उससे उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा ये एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यही चीज मैंने बताई कि जब यहां पर सेंसेशन आएगा, यहां पर कोई चीज मान लीजिए हमारे हाथों में साइटोन वाला भाग है मान लीजिए, तो ये जो है जैसे हमने टच किया वैसे ही ये एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइटेड हो जाएगा तो इसमें एक विद्युत आवेग पैदा होगा। यह आवेग द्रुमिक्रा से कोशिका काय तक जाता है और द्रुमिक्रा मतलब कि डेंड्रॉन से फिर कोशिका काय तक पहुंचता है। यहां से टच हुआ तो यहां से ये जो विद्युत आवेग है वो मूव करके कहां पे पहुंचता है, आपके कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। फिर यहां से ये जो आपका विद्युत आवेग है ये एक्सॉन से होते हुए इसके लास्ट भाग तक पहुंच जाता है। यही बात तो मैंने अभी बताई थी, वही चीज एनसीईआरटी लाइन में लिखा हुई है। ठीक है, एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिक्रा में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। तो वही बात मैंने बताई कि जैसे यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर कुछ केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। और फिर इसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है तो ये जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ये केमिकल्स को फिर साइटोन वाला जो भाग होता है दूसरे न्यूरॉन का जो साइटोन वाला भाग होता है उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं या द्रुमिक्राएं होती हैं वो इसको रिसीव कर लेती हैं। फिर ये एक्साइटेड हो जाता है और इसमें जो है वो विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। फिर ये एक्सॉन तक पहुंचता है। इस तरह से यहां से होते हुए ऐसे ही जो है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करती है। एक चीज बस यहां पर याद रखिएगा कि जब दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट और दूसरे न्यूरॉन का साइटोन पार्ट कनेक्ट होता है लेकिन एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता, बल्कि इसमें एक छोटा सा गैप पाया जाता है और इस गैप्स को सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट है और दूसरे न्यूरॉन का जो साइटोन वाला पार्ट है उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है और इस गैप को सिनेप्स के नाम से जानते हैं और इसी में एक्सॉन अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है और साइटोन उन केमिकल को रिलीज करके विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। तो एक जगह से मान लीजिए ये आपका हाथ है तो यहां से इंफॉर्मेशन होते हुए एक जगह से दूसरी जगह हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। अतः अंततः इसी तरह का एक अंतर्ग्रथन सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। तो इस तरीके से ये कोशिकाएं, ये जो न्यूरॉन होते हैं वो काम करते हैं। न्यूरॉन के बीच में क्या क्या चीजें होती हैं ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी। एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं कि जो विद्युत आवेग उत्पन्न होता है उसके लिए सोडियम और पोटेशियम की जरूरत होती है। सोडियम और पोटेशियम जो हमारे
तत्व होते हैं उनकी मदद से ये विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर इस तरीके से बात करें तो ये एक जगह से दूसरी जगह ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती हैं हमारे संवेदी अंगों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो है वो इस तरीके के न्यूरॉन करते हैं। अब देखिए इस तरीके से बात की जाए तो हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं। तो ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन है, आपको समझ में आ ही गया। अब ये जो न्यूरॉन होते हैं इनका ये जो जैसे कोई कोशिका है, ये कोशिका है, ये मान लीजिए कोशिका है, तो इस कोशिका या पेशी फाइबर है तो इसी के तंत्रिकाक्ष जो होते हैं वो ऐसे कनेक्टेड होते हैं। फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन होते हुए ये हमारे ब्रेन तक पहुँचने का काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो दिखाया गया है जो ये बी वाले में तंत्रिका पेशी संधि, यहाँ पर ये पेशी तंत्रिका पेशी संधियाँ होती हैं, उसी से ये छोटे छोटे जो वो होते हैं मतलब आपके तंत्रिका तंत्र के जो फाइबर्स होते हैं वो आप हमारे पेशी से हमारी मसल से इन सब से कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें देखिए एक दो तरीके से न्यूरॉन्स हो सकते हैं, दो तरीके के न्यूरॉन्स हो सकते हैं। एक न्यूरॉन ये होता है जो मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को कि हमारा ये ब्रेन है मान लीजिए, तो अब ये ब्रेन है यानी हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, मस्तिष्क है। अब इस मस्तिष्क से, ठीक है, आपके संवेदी मान लीजिए ये आपका संवेदी अंग है, ठीक है, तो आपसे आपके हमारे संवेदी अंगों से इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम, ठीक है, संवेदी न्यूरॉन का काम होता है। संवेदी न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, ये संवेदी न्यूरॉन क्या काम करते हैं, हमारे संवेदी अंगों से इंफॉर्मेशन को ले जाकर ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लाकर हमारे संवेदी अंगों तक पहुंचाने का काम जो है वो मोटर न्यूरॉन कहते हैं करते हैं। कौन करते हैं? मोटर न्यूरॉन करते हैं। तो संवेदी जो न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जिन्हें बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी जो संवेदी अंगों से इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको ले जाकर हमारे ब्रेन तक और फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लाकर, ठीक है, लाकर हमारे संवेदी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मोटर न्यूरॉन करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क में मस्तिष्क में जो है इन दोनों न्यूरॉन को कनेक्ट करने वाले इंटर न्यूरॉन भी मौजूद होते हैं। लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि संवेदी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो इंफॉर्मेशन को हमारे संवेदी अंगों से ले जाकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन से इंफॉर्मेशन ले आकर हमारे संवेदी अंगों तक पहुंचाने का काम मोटर न्यूरॉन करते हैं। यह छोटी सी बात मैंने आपको बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसमें एक चीज इन्होंने कही है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या होती है और ये कैसे काम करती है? तो इन्होंने बोला है कि पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह से में पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है? इसका मतलब सीधी सी बात है, आप यहां पे बैठे हुए हैं और किसी ने चुपके से, आप बैठ के आराम से कुछ सोच रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, किसी ने आपको पिन चुभो ली। जैसे पिन चुभोई आपने हाथ तुरंत पीछे हटा लिया, या आप मोमबत्ती जल रही है एक बार की, आप ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं या बैठे हुए हैं, आपका हाथ जो है मोमबत्ती पर पहुंच गया और मोमबत्ती की जैसे लौ आपको लगी तुरंत आपका हाथ पीछे हट गया। मतलब इसमें ब्रेन डिसीजन लेने से पहले, यानी ब्रेन सोचे उसके बारे में, समझे उसके बारे में, उससे पहले आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है और आप तुरंत वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं, वहां से अपनी बॉडी को हटा लेते हैं। तो ये इस तरीके की जो क्रियाएं होती है जो स्वतः हो जाती हैं, स्वतः हो रही होती हैं, मतलब आपको उसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है। पिंच वही हाथ आपने पीछे उठाया, ठीक है, किसी ने आपको टच, आप चले जा रहे हैं, किसी ने आपको पीछे से टच किया, आप तुरंत पीछे हट जाते हैं। तो ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है उसके लिए क्या चीजें काम करती हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए। तो प्रतिवर्ती तो उसके लिए प्रतिवर्ती चाप एक क्रिएट होता है, जिसमें क्या होता है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो इंफॉर्मेशन को, मान लीजिए कोई इंसान है वो अपनी बॉडी के पास गर्म पानी ले आता है, ठीक है, मान लीजिए वो ऐसे बैठा हुआ है, तभी एक गर्म पानी का एक ग्लास है या पैन है, उसको लाकर उस आदमी के हाथों को जो है उसमें पानी में डुबो दिया जाए। ऐसी कंडीशन में तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेगा। तो ये जो पीछे हटेगी, यानी उस चीज़ का महसूस हुआ, तुरंत पीछे हटा लिया। तो ये जो पूरी की पूरी क्रिया है प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इसमें जो इंफॉर्मेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, केंद्रीय तंत्रिका तक ले जाती है, वो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को ले जाती हैं। ये देखिए सेंसरी न्यूरॉन
न्यूरॉन क्या कर रही हैं, इस इंफॉर्मेशन को ले जा रही हैं, ले जा रही हैं, ले जा रही हैं, ले जा रही हैं, और ले जाने के बाद जो है हमारे मेरुरज्जु तक ले जाती हैं। ठीक है, मेरुरज्जु तक ले जाती हैं और फिर उसके बाद मेरुरज्जु तक ले जाती हैं, फिर यहां पर इंटर न्यूरॉन होता है। ठीक है, इंटर न्यूरॉन होता है, फिर ये इंफॉर्मेशन आती है कि भैया ये आपके शरीर के लिए सही चीज नहीं है, आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ये मतलब कुछ सेकंड्स के, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये पूरी की पूरा डिसीजन होता है कि यहां से इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ले जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हमारे मेरुरज्जु तक ले जाते हैं। कौन ले जाता है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं ले जाती हैं, और फिर इस इंफॉर्मेशन के बल पर तुरंत बॉडी डिसीजन लेती है। ठीक है, डिसीजन लेती है कि मुझे हाथ को पीछे हटाना है, तो हाथ को पीछे हटाना है। इसका डिसीजन जो है वो डिसीजन जो होगा वो कौन लेकर आता है, वो लेकर आता है आपका मोटर न्यूरॉन या प्रेरक तंत्रिका कोशिका, जो इंफॉर्मेशन को ले आकर हमारे हाथों तक पहुंचाती है, और हाथ की मसल्स को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाथ को पीछे हटाना है, और हम हाथ को पीछे हटा देते हैं। तो एक तरीके से आप देखिए, एक तरीके का चाप, एक तरीके का आर्क बन रहा है, यानी सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को ले जा रहे हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन आ रही है कि हाथ पीछे हटाओ, तो यहां से इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से जा रही है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही है, और उसके बाद हम जो है वो मोटर न्यूरॉन की मदद से अपनी मसल्स को खींचते हैं, जिससे कि हम हाथ को वहां पर पीछे हटा लेते हैं। तो एक तरीके का एक आर्क बन रहा है, एक चाप बन रहा है, और इसी को प्रतिवर्ती चाप के नाम से जाना जाता है। तो इसे प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया समझ में आ गई होगी, और ये कैसे इस पर डिसीजन होता है, कैसे हमें थोड़ा सा भी किसी ने पिंचू भी हम हाथ को पीछे उठा लेते हैं, हम सोचने से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे पीछे हटा लेते हैं। तो उसमें हमारे संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, और हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसका कुछ भाग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो होप कि ये बात आप लोगों को 100% समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में, यानी ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपकी क्लास में दिया गया है। अब ह्यूमन ब्रेन की अगर बात की जाए तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो कई भाग इसके होते हैं ह्यूमन ब्रेन के, और हर भाग के अपने अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि ये आगे वाला जो भाग होता है इसे अग्र मस्तिष्क बोलते हैं या फोर ब्रेन बोलते हैं। साथ ही साथ इसका बीच में, अगर ऐसे हम इस पूरे ब्रेन को ऐसे कट कर दें तो बीच में ये खाली सा भाग आपको दिखाई, मतलब ऐसे जब काटेंगे तो यहां पर अंदर की तरफ, ऐसे बाहर से नहीं दिखेगा लेकिन अंदर की तरफ एक भाग दिखाई पड़ता है जिसे मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, मिड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ आपका ये प्रमस्तिष्क, यानी ये ऊपर वाला जो भाग होता है वो मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब जो है मस्तिष्क जो होता है, जो कि पूरा डिसीजन मेकिंग करता है, देखो एक बात समझो, इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक ले जाने का काम सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन से हमारी बॉडी तक लाने का काम मोटर न्यूरॉन करते हैं। लेकिन डिसीजन मेकर कौन है? ठीक है, डिसीजन मेकर कौन है? डिसीजन मेकर आपका ब्रेन होता है, यानी आपका मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क की अगर संरचना हम लोग देखें तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क है। तो अग्र मस्तिष्क, ये सामने वाला भाग अग्र मस्तिष्क कहलाता है, ये प्रमस्तिष्क है, और साथ ही साथ यहां बीच में जो भाग होता है उसे मध्य मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ यहां से निकलती है एक रस्सी जैसी संरचना जिसे मेरुरज्जु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहीं पर अनुमस्तिष्क मौजूद होता है। कौन सा मस्तिष्क मौजूद होता है? अनुमस्तिष्क। ये जो आपको भाग दिखाई पड़ रहा है यह अनुमस्तिष्क वाला क्या कहते हैं, भाग दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ जो आपकी पश्च मस्तिष्क होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, पॉन्स होता है, मेडुला होता है, और साथ ही साथ मेरुरज्जु इसके अंदर लास्ट वाला भाग होता है। तो ये पश्च मस्तिष्क का यहां पर भाग होता है। ठीक है, तो ये हो गया अग्र मस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क, ठीक है, साथ ही साथ ये मध्य मस्तिष्क हो गया, और यहां पे पश्च मस्तिष्क हुआ जिसमें ये पॉन्स है और साथ ही साथ ये मेडुला है। फिर बाकी जो है ये मेरुरज्जु कहलाता है। ये जो छोटा सा भाग होता है उसे अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा भाग होता है जिसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं, यहां पर पाया जाता है। साथ ही साथ पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है, ठीक है, यानी सारी ग्लैंड्स की मास्टर होती है, ठीक है, उसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, वो यहां पर होती है हाइपोथैलेमस के बगल में। ये हाइपोथैलेमस यहां पर होता है, साथ ही साथ यहां पर जो है वो पीयूष ग्रंथि होती है। तो मतलब एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि कहां पर कौन कौन से भाग ब्रेन के पाए जाते हैं। अब आपके जो इस क्लास के अंदर
ये चीजें तो नहीं दी गई हैं कि कहां पर कौन सा भाग कौन सा काम करता है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है कौन सा भाग कहां पर कौन सा काम करता है, लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशली जो है वो एक दूसरी जगह से मैं इंफॉर्मेशन ले आकर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन सा भाग आपकी बॉडी में किस चीज का काम करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं यहां पर मैंने लाया है। तो मैं यहां पर ये जो क्योंकि स्लाइड थी वो इंग्लिश में ही थी, तो मैं आपको इसको हिंदी में बताता हुआ चलता हूं। तो याद रखिएगा कि जो हमारा जो सीधी सी बात है, जो हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है, जो हमारा कह सकते हैं जो सबसे बड़ा भाग है हमारे पूरे के पूरे ब्रेन का, हमारे पूरे के पूरे मस्तिष्क का, उसको सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। वो सबसे बड़ा भाग होता है। तो जो सेरेब्रम होता है, नोट कर लीजिएगा, सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम वाले भागों में भाग जो होता है उसके चार भाग होते हैं। एक फ्रंटल भाग होता है, ठीक है, दूसरा पैराइटल भाग होता है, और तीसरा ऑसिपिटल भाग होता है, और चौथा जो है टेम्पोरल भाग होता है। तो हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? सेरेब्रम। क्या नाम होता है? सेरेब्रम नाम होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके चार भाग होते हैं, फ्रंटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, और ऑसिपिटल लोब होता है, ठीक है, ये चार भाग होते हैं। तो ये जो फ्रंटल लोब होता है वो किसके लिए? जैसे आप सोच विचार करते हैं, ये वाला जो भाग आपको लाल कलर का जो भाग दिखाई पड़ रहा है ये फ्रंटल लोब कहलाएगा। तो ये लाल वाला भाग जो होता है वो फ्रंटल लोब कहलाएगा। ये किसके लिए होता है? ये थिंकिंग के लिए, यानी सोचने विचारने के लिए, याददाश्त के लिए, साथ ही साथ हमारे व्यवहार के लिए, और साथ ही साथ हमारा जो मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट होता है, उनमें काफी कुछ मददगार होता है। तो ये जो फ्रंटल लोब होता है किसका भाग है? सेरेब्रम। जो सबसे बड़ा हमारे ब्रेन का भाग होता है उसे सेरेब्रम बोलते हैं। और उस सेरेब्रम के चार भाग होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, ठीक है। तो ये जो फ्रंटल लोब होगा उसका काम क्या होता है? थिंकिंग करना, सोचना, मेमोरी, बिहेवियर और मूवमेंट होता है। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी में ये पूरा का पूरा नहीं दिया गया है, मैंने तो ये आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं कि आपको नोट कर, मतलब इसे आप नोट कर लीजिए जब इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो मत करिएगा, मतलब मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही साथ ये जो टेम्पोरल लोब होता है, ये येलो कलर का जो भाग होता है ये टेम्पोरल लोब कहलाता है। ये क्या कहलाता है? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब आपके सुनने से संबंधित होता है, यानी जो भी चीजें आप सुनते हैं और उसको समझते हैं वो इससे संबंधित होता है, सीखने से संबंधित होता है, और आपकी जो फीलिंग होती है, ठीक है, संवेदनाएं होती हैं वो इससे संबंधित, यहीं पर उसके डिसीजंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पैराइटल लोब होता है। पैराइटल लोब होता है, पैराइटल लोब, ये जो नीले कलर का भाग दिखाई पड़ रहा है ये पैराइटल लोब होता है। और ये पैराइटल लोब जो है लैंग्वेज, यानी कि आप किसी भाषा को समझते हैं, साथ ही साथ आप टच को समझते हैं, छूने को समझते हैं, किसी चीज का जो छूने से अनुभूति करते हैं वो कहां से डिसाइड होती है? इस पैराइटल लोब से होती है। चौथा इसका पार्ट होता है ऑसिपिटल। ये जो हरे कलर का भाग दिखाई पड़ रहा ऑसिपिटल लोब होता है, ये देखने के लिए जिम्मेदार होता है। जो चीजें आप देखते हैं उसको समझने के लिए ये वाला ब्रेन का भाग जो है वो जिम्मेदार होता है। तो ये चार भाग जो है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम बनाते हैं। इसके बाद ये जो लास्ट यहां पर ये जो भाग आपको दिखाई पड़ रहा है ये सेरेबेलम कहलाता है। इसे छोटा मस्तिष्क बोलते हैं या छोटा दिमाग बोलते हैं, ठीक है, छोटा मगज बोलते हैं, इसे सेरेबेलम कहते हैं। सेरेबेलम हमारे शरीर का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। मतलब हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में जो चीजें बैलेंस होती हैं, यानी हम जब चलते हैं तो हमारा शरीर जो बैलेंस होता है, ठीक है, हमारा पूरा जो क्रियान्वयन हमारे शरीर का होता है बैलेंस होता है, या हमारा चाल जो हम आराम से चल पाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी जो है एक तरफ नहीं गिरती दूसरी तरफ नहीं गिरती, तो ये जो नहीं होता है ये जो चीजें हो, क्योंकि सेरेबेलम से कंट्रोल कर रहा है, तो हमारी चाल को हमारा कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेरेबेलम करता है। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम शराब पी लेते हैं, मतलब मैं नहीं, मतलब जो लोग भी शराब पीते हैं, तो जो लोग शराब पीते हैं उनका जो शराब का असर होता है वो इसी सेरेबेलम वाले भाग में होता है। यही वजह होती है कि शराब पीने के बाद जो है इंसान जो है लड़खड़ाने लगता है। उसका पैर जहां पे वो पड़ता है वहां पर नहीं पड़ता बल्कि कहीं दूसरी जगह पड़ता है। यानी शरीर का जो बैलेंस होता है, जो शरीर का जो एक मतलब शरीर का पूरा समन्वय होता है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है शराब पीने से, क्योंकि शराब असर डालती है हमारे सेरेबेलम वाले भाग में। इसी वजह से जो शराबी होता है ज्यादा पीने के बाद लड़खड़ाकर किसी नाली में गिरा हुआ मिलता है और पता लगा वहीं पर पड़ा जो है वो सुबह पता लगा उसे
खोजा गया तो नाले में पड़े मिले हैं, तो ये इसी वजह से हो पाता है। इसके अलावा जो है ब्रेन स्टेम होती है, यानी कि ये जो ब्रेन स्टेम मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ब्रेन स्टेम वाला भाग होता है, ये आपके श्वसन के लिए संबंधित होता है, हार्ट रेट के लिए संबंधित होता है, साथ ही साथ टेम्परेचर के लिए। तो आपके शरीर के तापमान का नियंत्रण, हृदय की गति का नियंत्रण, साथ ही साथ श्वसन का नियंत्रण कहां से होता है? ब्रेन स्टेम से होता है। खास करके ब्रेन स्टेम में एक भाग होता है जिसे मेडुला ऑब्लांगाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लांगाटा कहते हैं। तो उस मेडुला ऑब्लांगाटा से हमारे श्वसन दर जो होती है, साथ ही साथ हमारा जो हार्ट रेट होता है वो यहां से नियंत्रित होता है, ठीक है, नियंत्रित होता है। ये ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, यानी मेरुरज्जु का भाग होता है। ये देखिए यहां पे मेरुरज्जु दिखाई पड़ रही है इसी में, ठीक है। तो ये पश्च मस्तिष्क का एक तरीके से सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, मेरुरज्जु का भाग होता है। तो होप कि ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि क्या कहां से कौन सी चीजें कंट्रोल होती होंगी, और होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र, सुनने, सूंघने, देखने, मतलब इन्होंने ऐसे ही बता दिया है, लेकिन बिल्कुल क्लियर कट आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कौन सा भाग किस काम में आता है। अग्र मस्तिष्क किस काम में आता है, पश्च मस्तिष्क किस काम में आता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है उसको असल में क्या बोलते हैं, ये सब कुछ नहीं बताया। बस ऐसे ही इन्होंने बिल्कुल उसी को मतलब गड़बड़ झाले की तरह से बता दिया। तो मैंने आपको पूरी चीजें, जो चीजें एनसीईआरटी में यहां पर दी गई हैं, उसको मैंने स्पष्ट तौर पर इस डायग्राम से आपको सब बता दिया, और इसे अब अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। नोट कर भी लिया होगा आपने, ठीक है। अब ये जो आपका ये पूरा का पूरा ब्रेन होता है, ये एक बॉक्स में सुरक्षित होता है। ये बॉक्स होता है, ये एक हड्डी से बनी हुई संरचना होती है, उसी के अंदर ये सुरक्षित होता है, जिसे कपाल या खोपड़ी के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। और इसी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की वजह से जब बाहर से कोई धक्का लगता है तो आपके ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचता है, तो वो एक कुशन की तरह से काम करता है, गद्दे की तरह से काम करता है। तो ये आपके ये पूरे के पूरे ब्रेन जो होता है किसके अंदर भरा होता है? एक हड्डी से बने स्ट्रक्चर को से घिरा हुआ होता है, और इसके अंदर छोटी छोटी फ्लूइड भरा होता है, जिसके अंदर जो आपके ब्रेन को बाहरी जो कोई भी इंजरी होती है उससे बचाने का काम करता है। तो वो चीज यहां पर बात लिखी हुई है कि ये ऊतक संरक्षित कैसे होते हैं। मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध होता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। या कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तो होता क्या है कि हमारा ये जो ब्रेन है वो ब्रेन इस तरीके से समझिए कि ये ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन है हमारा, मस्तिष्क है। तो ये मस्तिष्क होता है। अब ये मस्तिष्क तो बहुत सारी जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन कुछ तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं इस हमारे पीछे जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है, कशेरुक दंड कही जाती है, इसके जरिए से नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। फिर इनके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं, ये ब्रांचेस निकलती हैं। और ये इसमें से कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की ब्रांचेस हमारे हाथों में चली जाती हैं, कुछ हमारे पेट में चली जाती है, कुछ हमारे सीने में चली जाती है, कुछ जो है वो हमारे जो जनन अंग है वहां पर चली जाती है, कुछ हमारे पैरों में चली जाती हैं। तो क्या होता है कि कोई मान लीजिए कि मान लीजिए पेट में कुछ गड़बड़ी हुई, पेट में किसी ने आपको मान लीजिए कोई पिन चुभोई, तो पेट में जैसे पिन चुभोती हैं यहां से इंफॉर्मेशन इन तंत्रिका कोशिकाओं से होता हुआ ये इंफॉर्मेशन आपकी मेरुरज्जु यानी कि आपके कशेरुक दंड में आएगा। कशेरुक दंड में जो तंत्रिका कोशिकाएं होंगी वो इसको ले जाकर ब्रेन में पहुंचाएंगी। ब्रेन इस चीज को महसूस करेगा और फिर जो भी डिसीजन लेना होगा वो लेंगे। तो मतलब ये ब्रेन होता है, याद रखिएगा, ब्रेन और साथ ही साथ जो मेरुरज्जु होती है यानी वो जो रस्सी जैसी संरचना होती है, इसे सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्र के नाम से जानते हैं। तो मैंने क्या बताया कि आपका मस्तिष्क हो गया, साथ ही साथ मेरुरज्जु हो गई, ये दोनों मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जाने जाते हैं। और ये साथ ही साथ जो यहां से बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं निकलती हैं, शरीर के अन्य भागों तक जाती हैं, जो इंफॉर्मेशन को यानी सूचनाओं को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं या ब्रेन से आने वाली सूचनाओं को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। इसे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस बोलते हैं या परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो ये मतलब हो गया
गया। ये यहां से यहां तक जो तंत्रिका कोशिकाओं का नेटवर्क है, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है। क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है। और साथ ही साथ जो ये ऊपर वाली है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क आ जाएगा, मेरुरज्जु आ जाएगी, और नीचे जो भी हमारा तंत्रिका कोशिकाओं का जो नेटवर्क होता है उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो यहां से इंफॉर्मेशन जाती है वहां तक, ब्रेन डिसीजन लेता है, फिर इंफॉर्मेशन वापस हमारे अंगों तक पहुंच पाती है। और ये जो आपके ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, यानी ये जो इंफॉर्मेशन यहां पर आ रही है, ठीक है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी से होते हुए आती है, जिसे हम कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। तो होप कि ये बात आप लोगों को बिल्कुल 100% जो है वो बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें बताई गई। अब बात होता है पादपों यानी पौधों में कैसे समन्वय होता है। ये आपका आगे की इसी चैप्टर के अंदर दूसरा भाग है जिसके बारे में बताया गया। तो शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है, ना ही पेशियां होती हैं, अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती हैं। तो भाई सीधी सी बात है, इनके अंदर ब्रेन तो होता नहीं है, नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है पौधों में, तो ये लोग जो है रसायन यानी कि जो हमारे पौधे हैं उनके अंदर जो रसायन मौजूद होते हैं, उन रसायन की मदद से ये उद्दीपन करती हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच पाती है। इसके अलावा जो है कभी कभी ग्रेविटी की वजह से ये अपने मतलब इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो मूव कर पाती हैं, या ग्रोथ जो होती है इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो इसकी मदद से हो पाती है। तो वही चीज़ बताई है कि जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तथा तना ऊपर की ओर जाता है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब जो है इसी वजह से हो पाता है क्योंकि पादप में अलग अलग तरीके की गतियां होती हैं, और ये गतियां जो होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? इसके पीछे कई कारण होते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उस पर अगर हम लोग बात करें तो पादप इन सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो होती हैं पौधों के अंदर जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाती हैं कि अब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना है, हम अगर दुश्मन ने हमारी पत्तियों को टच कर लिया तो हमें पत्तियां सिकोड़ लेनी है, तो उसके लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी पौधों के अंदर वैद्युत रसायन जो है वो उत्पन्न होते हैं, कुछ रसायन उत्पन्न होते हैं, वैद्युत रसायन प्रभाव होता है, उसके कारण ये हो पाता है। ठीक है, हो पाता है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मदद करती हैं। वैद्युत रसायन के अलावा जो है वो और भी चीज़ें मदद करती हैं जो उनकी वृद्धि के कारण की सहायक होती हैं। तो उनमें अगर हम लोग बात करें तो मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाड़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतान का मतलब यह हो गया कि ये जो बेला, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो पौधे जो ऐसे मतलब ऐसे दीवालों पे चढ़ा करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं। तो वो पौधे जो हैं उनका ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे प्रतान कहते हैं। तो ये उधर ग्रोथ नहीं करता है, जिस दीवार से ये चिपक जाता है तो दीवार की तरफ जो भाग होता है वो ग्रोथ नहीं करता, बल्कि उसकी दूसरी तरफ वाला भाग जो है वो ग्रोथ करता है, और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते क्या होता है, दीवालों पर चढ़ते हैं। तो वही चीज यहां पर बताई है कि तो इसका मतलब क्या होता है, प्रतान जो होता है वो काफी संवेदनशील होता है, उधर की तरफ ग्रोथ नहीं करेगा जिधर वो किसी दीवार या किसी सहारे से चिपका रहेगा, दूसरी तरफ ग्रोथ करेगा, दूसरी तरफ पत्तियां निकलेंगी, दूसरी तरफ उसकी शाखाएं निकलेंगी। तो इसका मतलब कि ये जो है एक ना एक तरीके का ये वृद्धि का एक कारक हो सकता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि यह वृद्धि दिशक होती है, यानी दिशा की ओर ये
वृद्धि देखी जाती है। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रेरणा जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। मतलब प्रकाश की वजह से भी कभी कभी, जैसे आप लोग सूरजमुखी का पौधा देखते हैं तो वो हमेशा जिधर सूरज रहेगा उधरी की तरफ वो अपना अपना वो फूल उधरी की तरफ दिखेगा। जैसे जैसे सूरज मुड़ेगा अपना फूल का जो स्ट्रक्चर मतलब जो उसकी दिशा होती है वो मुड़ती जाती है। तो इसका मतलब कि ये जो गति करते हैं, वृद्धि के कारण जो गति करते हैं, उसमें सिर्फ आपके दीवार से अगर चिपक गए तो उसमें किधर इनको गति करनी है वो भी इनको पता होता है। तो वो कुछ केमिकल्स की वजह से होता है, साथ ही साथ प्रकाश की वजह से ये गति कर पाते हैं। गुरुत्व की वजह से यानी ग्रेविटी की वजह से भी ये गति करते हैं। यही वजह होती है कि जो तना होता है वो ग्रेविटी के विपरीत यानी ऊपर की दिशा में चलता है और साथ ही साथ जड़ें जो है वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं। तो ये सब चीजें, प्रकाश और गति और रसायन, इन सब की मदद से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो हमारे पौधे होते हैं वो गति करते हैं, अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करा पाते हैं। किसकी वजह से? रसायन की वजह से, गति की, प्रकाश की वजह से, गुरुत्व की वजह से और साथ ही साथ कुछ रसायन की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बताएं। मतलब इसमें मोटी मोटी बात यह है कि साहब जो पौधे होते हैं उनमें किसी तरीके का, मैं इसको शॉर्ट में कर दे रहा हूं कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर न मस्तिष्क पाया जाता है, ना उनके अंदर कोई और चीज पाई जाती है। ठीक है, जिससे कि वो गति कर पाएं या अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा पाएं। तो उसके लिए वो क्या काम करते हैं, कैसे उनको एक पौधे के अंदर सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ट्रांसफर करती हैं या वो गति क्यों कर पाते हैं। तो उसके लिए जो जिम्मेदार कारक हैं उनमें से आपका रसायन है, कुछ रासायनिक कारक हैं, साथ ही साथ कुछ रासायनिक कारक हैं, कुछ गुरुत्व के कारण भी इनके अंदर गतियां होती हैं, साथ ही साथ आपके प्रकाश के कारण उनके अंदर गतियां होती हैं। तो ये सब 2-3-4 कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से पादपों के अंदर गति होती है और सूचनाएं एक स्थान से उस दूसरे स्थान तक पहुंच पाती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो पौधों के अंदर विशेष प्रकार के हार्मोन भी पाए जाते हैं। जी हां, हमारे जैसे इंसानों के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं, जानवरों के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं, पौधों के अंदर भी हार्मोन पाए जाते हैं। तो पौधों के अंदर अगर हार्मोन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मशहूर हार्मोन है उनमें से एक हार्मोन है ऑक्सिन, उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिन कहते हैं। ये ऑक्सिन जो होता है ये पौधों की टिप पर पाया जाता है। ऐसे जो पौधे के टिप होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये जो है पौधे की लंबाई में ग्रोथ करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। यहीं पर सेल डिवीजन को ये प्रमोट करता है, जिससे कि पौधों में जो है वो वृद्धि होती है। तो ये टिप पर पाए जाते हैं पौधों के, और ये पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो यहां पे क्या लिखा गया है कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है प्लांट के अंदर कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है। साथ ही साथ ये प्रकाश से भी ये आकर्षित होता है, तो प्रकाश से भी आकर्षित होता है। तो इसलिए जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोग के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोग की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो मतलब जो पौधे जो हैं वो प्रकाश की तरफ मुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, प्रकाश को पसंद करते हैं। कुछ जो भी पौधे प्रकाश को पसंद करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है? ऑक्सिन का निकलना। तो ऑक्सिन वृद्धि में भी मदद करता है, पौधे की लंबाई में भी बढ़ोतरी करता है, साथ ही साथ प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। और यही कारण होता है कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील पौधे जो हैं इसी ऑक्सिन नाम के हार्मोन के कारण ही हमेशा उधर की तरफ उनकी गति होती रहती है, जिधर प्रकाश मूव करता है, जिधर सूरज मूव करता है। ठीक है, उसका मूवमेंट होता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण है जिब्रेलिन। कौन सा उदाहरण है? जिब्रेलिन। ठीक है, ये भी वृद्धि करता है, ये भी जो है वृद्धि हार्मोन कहलाता है, लेकिन ये मोस्टली उसकी पौधे की मोटाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो ये तो लंबाई में, ऑक्सिन लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, और ये जो जिब्रेलिन होता है वो उसकी मोटाई में सहायक होता है। ठीक है, इसके ये भी वृद्धि करता है लेकिन इसकी मोटाई में। तीसरा होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है वो कोशिका विभाजन करता है, यानी कि जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं, नई कोशिकाओं को जन्म जो मिलता है पौधों के अंदर, उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है साइटोकाइनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है। तो कोशिका विभाजन, जहां पे नई पत्तियां निकल रही होंगी, नई कलियां निकल रही होंगी, नए फूल निकल रहे होंगे, तो वहां पर साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा रिलीज होगा, जिससे कि कोशिका विभाजन हो और पौधे की लंबाई, चौड़ाई, पौधों में नई पत्तियां, पौधों में नए फूल, पौधों में नई कलियां, ये सब निकल सकें। ठीक है, निकल सकें। इसके अलावा
पादप हार्मोन की बात की जाए तो पादप हार्मोन में एक हार्मोन होता है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, ये क्या करता है, वृद्धि को कम करता है, और सारे हार्मोन वृद्धि को बढ़ाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वृद्धि में सहायक होते हैं, लेकिन वृद्धि को कम करने का काम, उसको मंद करने का काम एब्सिसिक एसिड करता है, एब्सिसिक अम्ल करता है। ठीक है, ये हार्मोन जो है वो क्या करता है, अगर पौधे की में गति हो, मतलब वृद्धि हो रही है, तो ये वृद्धि को कम करेगा। पौधों में जो है वो नई कलियां निकल रही हैं, तो ये कलियों को निकलने से रोकेगा। ठीक है, पौधे जो हैं जैसे हरे हो रहे हैं, तो उन हरे पौधों को, हरी पत्तियों को ये पीला करने का काम करेगा। तो ये जो पीली होकर पत्तियां जो है गिरने लगती हैं, वो किसकी वजह से हो जाती है, एब्सिसिक एसिड की वजह से होती है। पौधों में उसमें बीज में अंकुरण हो रहा है, तो अंकुरण और सब अंकुरण को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, अंकुरण को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और ये अंकुरण को क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। तो ये उल्टा काम करता है एब्सिसिक अम्ल। इसके अलावा एक और चीज होती है, शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक होता है आपका जो आपका एक हार्मोन जो है वो इसमें, इसके अंदर शायद दिया है कि नहीं दिया है, पादप हार्मोन के लिए मुरझाने के लिए आवश्यक सम्मिलित होता है, इसमें शायद इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो एक हार्मोन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, चलिए हम बता दे रहे हैं, नहीं दिया कोई बात नहीं, आप मेरे से सुन लीजिए, इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, ये जो इथाइलिन हार्मोन होता है, ये गैसीय सबसे इंपॉर्टेंट वही है, सब बार बार एग्जामिनेशन में इसी हार्मोन के बारे में पूछा जाता है, लेकिन यहां पर नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो एक हार्मोन होता है इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन जो हार्मोन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा याद रखिएगा गैसीय रूप में होता है। ये सब तो आपके जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन वो गैसीय रूप में रहता है। तो इथाइलिन हार्मोन पादप में निकलता है, जो गैसीय रूप में होता है, और ये जो गैसीय रूप वाला जो हार्मोन होता है इथाइलिन, ये फलों के पकने में मददगार होता है। तो जो फल पकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी अगर बाग में जाते हैं, तो बाग में जो ये मीठी सी महक आती है फलों के पकने की, वो इथाइलिन गैस की होती है। और ये इथाइलिन गैस या इथाइलिन हार्मोन पौधों से निकलता है, पौधों के अंदर फलों को पकाने का काम करता है। यही वजह होती है कि जब आप एक फल को, जो अधपके जो फल होते हैं, उनको पके फलों के साथ रख दीजिए तो वो भी पक जाते हैं, क्योंकि पके फलों से ये इथाइलिन गैस निकलकर अधपके फलों पर पहुंचती है और उन्हें पकाने का काम करती है। तो ये बात याद रखिएगा। तो इथाइलिन गैस एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने का काम करता है। अब बात करते हैं जंतुओं में हार्मोन के बारे में। बात की जाए जंतुओं में हार्मोन की बात की जाए, तो हार्मोन जो होते हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, किसी भी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको तेज करने का या कम करने का काम करते हैं। तो सीधी सी बात है, हार्मोन जो होते हैं, सबसे पहली बात इसमें नहीं दिया है, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स एक केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, जो शरीर की बहुत सारी ग्रंथियों से निकलते हैं, और जिन ग्रंथियों से निकलते हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से के नाम से जाना जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, हार्मोन को निकालने का काम करती हैं। तो जंतुओं में जो हार्मोन निकलता है वो किस ग्लैंड से निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से ये निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के वो ग्रंथियां जो कि इसको निकालती हैं, उन्हें एंडोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं। अब ये जो एंडोक्राइन ग्रंथियां होती हैं, उनमें से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग यहां पर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी के हिसाब से मुझे चलना है। तो सबसे पहले इन्होंने एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में बात करी है। एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में बात की है, तो सबसे पहली बात तो ये एड्रेनलिन हार्मोन कहां से निकलता है, तो याद रखिएगा एड्रेनलिन हार्मोन हमारी जो किडनी होती है, ठीक है, जो किडनी होती है उस किडनी के ऊपर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, यानी वृक्क यानी कि आपकी किडनी, उसी के ऊपर ये पाई जाती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि के ऊपर तो ये जो वृक्क होता है यानी किडनी होती है, उसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, और इसी अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन। ये एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ये निकलता पहुंचकर ये क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। या तो ये क्या काम करता है, हमारे जब इमरजेंसी का वक्त पड़ता है, यानी हमारे शरीर में जब कोई इमरजेंसी का वक्त पड़ेगा, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कुत्ते ने
आपको दौड़ा लिया, ठीक है, या भैंस ने आपको दौड़ा लिया, ठीक है, आपको किसी बैल ने दौड़ा लिया, या किसी दुश्मन ने आपका पीछा किया, या आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं और आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये जो सारी सिचुएशंस होती हैं, ये सारी की सारी सिचुएशन मान लीजिए कि एक इमरजेंसी है, ठीक है। तो इस इमरजेंसी में आपकी बॉडी सोचती है, जैसे कुत्ते ने दौड़ा लिया तो आपको या दो ही कंडीशन आपके साथ होती है जब कुत्ते ने दौड़ाए, या तो आप खड़े हो जाइए, सामना कीजिए, ठीक है, हिम्मत डाल अपने आप को जुटाइए और उसका सामना कर लीजिए, और दूसरी होती है या तो वहां से भाग जाइए। तो चाहे हिम्मत जुटाकर उस कुत्ते का सामना कीजिए और चाहे वहां से भाग जाइए, दोनों कंडीशन के लिए आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा आपके शरीर में, आपकी मसल्स में तब मिलेगी जब ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की सप्लाई होगी, और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की सप्लाई तब होगी जब ज्यादा से ज्यादा रक्त की सप्लाई होगी, ब्लड की सप्लाई होगी, और जब ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, हार्ट को बहुत तेजी से पंप करना होगा ब्लड। कल पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप ब्लड पंपिंग को, तो ब्लड को तेजी से पंप करना पड़ेगा, और ब्लड को पंप कराने के लिए हार्ट को तेजी से गति करनी पड़ेगी, और हार्ट की गति को बढ़ाने का काम कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन करता है। तो बात बिल्कुल आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी कि इसे इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, समझ में आ गई बात। मान लीजिए किसी इमरजेंसी में आप होते हैं, तो उस इमरजेंसी में आप यही वजह होती है कि जब आप किसी इमरजेंसी में होते हैं, आपको कुत्ते ने दौड़ा लिया, बैल ने दौड़ा लिया, एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आ रहा है, कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन में आप आते हैं, तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो दिल की धड़कन इसलिए बढ़ जाती है, ठीक है, दिल की धड़कन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपका शरीर जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, आकस्मिक जो सिचुएशन होती है उसके लिए तैयार होता है। आपकी मसल्स में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे कि ग्लूकोज की सप्लाई बढ़ जाए, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या होता है, ब्लड की सप्लाई को बढ़ाने के लिए हार्ट तेजी से धड़कना शुरू कर देता है, जल्दी जल्दी जो है ब्लड को बॉडी में पंप करता है, ठीक है। और बॉडी में हार्ट बॉडी जल्दी जल्दी पंप क्यों करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको उत्प्रेरित करने का काम कौन कर रहा है, एड्रेनलिन हार्मोन। तो समझ में आ गई बात। तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को, हमारी हृदय गति को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। हृदय की गति को क्या करता है, हृदय की गति को ये बढ़ाने का काम करता है। कब करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। तो वही बात यहां पर बताई गई है कि एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित या लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है, ठीक है। मतलब वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो इसमें कहा गया है। तो मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता दिया कि जब इमरजेंसी होगी तो यह हार्मोन हमें इमरजेंसी के लिए तैयार करता है, इसी वजह से इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो अलग अलग चीजों से निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा अच्छा एक चीज यहां पे हाइपोथैलेमस नाम आपने सुना है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का भाग होता है जो हमारी पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस किसको नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि भी ब्रेन में पाई जाती है और पीयूष ग्रंथि शरीर की जितनी भी ग्रंथियां होती है, चाहे अवटु ग्रंथि यानी जैसे थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि जैसे परावटु ग्रंथि बोलते हैं, जो थाइमस ग्रंथि होती है, ठीक है, वो होती है, अग्नाशय होता है, वृषण होता है, ठीक है, वृषण होता है, अंडाशय होता है। ये जितनी भी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है, उन सब को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी ग्रंथियों को, शरीर की जितनी भी हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है जो हार्मोन को उत्पादित करती हैं, हार्मोन का उत्पादन करने वाली जितनी भी ग्रंथियां हैं, उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो मतलब ये हो गया पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि है क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, हमारे शरीर में हार्मोन को उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उन सबको नियंत्रित करती है। और पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो ये क्या हो जाता है, बिग बॉस ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर का जो बिग बॉस है, यानी सबका नियंत्रण कर रहा है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीनियल ग्रंथि जो होती है, ये इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है, ठीक है,
पीनियल ग्रंथि के ये यहाँ पे पाई, ये भी ब्रेन में पाई जाती है। तो पीनियल ग्रंथि जो है हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हमारी जो जैविक घड़ी जो मौजूद होती है, यानी आप सुबह 5 बजे अगर आप सुबह उठते हैं तो अपने आप आपकी सुबह 5 बजे नींद खुल जाती है। रात में अगर आप 10 बजे सोते हैं तो अपने आप 10 बजे आपको नींद आने लगती है। अगर आप जो है दोपहर में 2 बजे खाना खाते हैं तो अपने आप 2 बजे भूख लग जाती है। तो ये जो हमारी पूरी बॉडी हमारे समय के हिसाब से सेट होती है, ये इसे कहा जाता है जैविक घड़ी। यानी हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है जो हर चीज को पूरे शरीर में हर समय जो हमारा शरीर काम करता है वो बिल्कुल समय के साथ फिक्स होकर काम करता है। रात में अगर 12 बजे 10 बजे आप सोते हैं तो नींद आने लगेगी, सुबह 5 बजे उठते हैं तो अपने आप नींद खुल जाएगी, चाहे जितना सर्दी हो, चाहे जितनी भी गर्मी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दोपहर में 2 बजे के करीब करीब भूख लगने लगेगी अगर 2 बजे आप खाना खाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये एक तरीके का समझ में आता है कि हमारा शरीर एक समय के साथ बिल्कुल फिक्स कर लेता है। इसे जैविक घड़ी कहते हैं। और इस जैविक घड़ी को मेंटेन करने का काम, मतलब जो 5 बजे उठ रहा है तो 5 बजे आपको जगा देने का काम, यानी इस पूरी जैविक घड़ी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? पीनियल ग्रंथि करती है। तो पीयूष ग्रंथि क्या करती है? समझ में आ गया, सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए मास्टर ग्लैंड है। पीनियल ग्रंथि क्या करती है? हमारे शरीर की जो जैविक घड़ी होती है उसको मेंटेन करने का काम करती है। नोट करते जाइएगा, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा ही बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो जैविक घड़ी को बनाती, मतलब मेंटेन करती है। अब यहां पर अवटु ग्रंथि होती है, जैसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, यहां गले के पास में होती है। ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकालती है। कौन सा नाम निकालती है? थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकालती है। तो ये जो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन होता है, ये हमारे शरीर के का जो मेटाबॉलिक यानी कि उपापचयी विक्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है, नई चीज नए अणु बनते हैं, पुराने अणु जो है वो टूटते हैं। तो ये जो पूरे हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाएं हो रही थी, उनको नियंत्रित करने का काम कौन करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जिसे हिंदी में अवटु ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। परा अवटु ग्रंथि पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के पीछे पाई जाती है। पराअवटु ग्रंथि या पैराथायरॉक्सिन हार्मोन ये रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? पैराथ हार्मोन रिलीज करती है। और ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है, पराअवटु ग्रंथि जो निकालती है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। यानी हमारे शरीर में जो कैल्शियम जो हमारे शरीर में हड्डियों में और हमारे दांतों में और हमारे शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है, उसको नियंत्रित करने का काम करती है। इसके अलावा ये जो थाइमस ग्रंथि होती है, दिल के पास में होती है, ये थाइमस ग्रंथि जो होती है ये एक तरीके से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने में ये सहायक होती है। इसके अलावा यहां पर मौजूद होता है ये अंग, जिसे अग्नाशय बोलते हैं, जिसको हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अग्नाशय जो है वो इंसुलिन, ठीक है, वैसे तो ये ग्लूकागॉन हार्मोन भी निकालता है, लेकिन इसका मुख्य हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन होता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन होता है। ये इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर जो रक्त शर्करा होती है, ब्लड शुगर होती है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में निकलना कम हो जाए तो हमारे शरीर में जो रक्त शर्करा होती है, यानी ब्लड शुगर जो होगा, यानी जो ग्लूकोज होगा C6H12O6 जो खाने के बाद पहुंचा है, वो रक्त शर्करा की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी। और ऐसी कंडीशन में हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम लोग बोलेंगे मधुमेह रोग। क्या बोलेंगे? मधुमेह रोग के नाम से जाना जाएगा। तो हमारे शरीर में मधुमेह रोग जो होता है, जिसे डायबिटीज बोलते हैं या डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, ठीक है, ये जो मधुमेह रोग होता है ये रक्त शर्करा के बढ़ने से होता है। रक्त शर्करा जो है वो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसको नियंत्रित करने वाला इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो कम हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। तो याद रखिएगा, अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से रक्त शर्करा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, इससे मधुमेह रोग हो जाता है, जिससे कि हमारे शरीर के बहुत सारे अंग जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही गंभीर बीमारी है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं। अधिवृक्क ग्रंथियों के बारे में अभी हम लोगों ने बात कर लिया कि आपका जो वो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन नाम के हार्मोन निकालकर इमरजेंसी में मदद करती हैं। पुरुष के अंदर वृषण हार्मोन पाया जाता है, वृषण अंग पाया जाता है, यानी टेस्टिस पाया जाता है। पुरुष का जननांग होता है वृषण, और इस वृषण से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन नाम
टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है जो पुरुष के अंदर पुरुषत्व लाने का काम करता है। तो पुरुष के अंदर पुरुषत्व का लाने का काम, यानी मेल के अंदर जो मेल फीचर्स होते हैं, जैसे कि उनके अंदर बियर्ड्स निकलना, साथ ही साथ उनका शरीर जो है वो बलशाली थोड़ा सा हो जाना, साथ ही साथ एग्रेसिव होना, ठीक है, एग्रेसिव होना, शरीर के अंदर मूंछ दाढ़ियां निकलना, इसके अलावा अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन होना। तो ये जो मेल फीचर्स होते हैं, स्पर्म का स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का बनना, ठीक है, शरीर के अंदर शुक्राणुओं का बनना, इन सब को प्रेरित करने का काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से निकलता है? पुरुष के वृषण से निकलता है। इसके अलावा महिलाओं के जो अंडाशय होते हैं, उन महिलाओं के अंडाशय से कई हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है कि हमारे फीमेल के अंदर फीमेल फीचर्स का डेवलप होना, फीमेल के जो फीचर्स होते हैं, मतलब कि फीमेल जो है वो शाई नेचर, 10 से 14 साल की उम्र के अंदर उनके अंदर जो है वो थोड़ा सा एक अलग तरीके से उनका शरीर जो है वो अलग तरीके से डेवलप होना शुरू होता है। उनके शरीर में जो है स्तनों का विकास शुरू हो जाता है। उनके शरीर के अंदर माहवारी यानी कि जो मासिक धर्म होता है उसकी शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा उनका जो नेचर होता है वो शाई शर्मीले स्वभाव की हो जाती हैं, ठीक है, आवाज पतली हो जाती है। तो ये सब जो फीचर होते हैं, महिलाओं के जो फीचर होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अंडाशय से निकलने वाला आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय से निकलता है और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है? महिलाओं के अंदर महिलाओं के फीचर डेवलप करता है। इसके अलावा अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये गर्भावस्था को बनाए रखने में मददगार होता है। यानी कोई भी महिला अगर गर्भावस्था में आ गई है, वो अपने बच्चे को अपने गर्भ में पाल रही है, तो उसकी गर्भावस्था बनी रहे 9 महीने तक, वह बच्चे को अच्छी तरीके से अपने गर्भ में पाल सके और वो अपने बच्चे को 9 महीने के बाद सामान्य तरीके से जन्म दे सके, तो उसको मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का है और यह भी अंडाशय से निकलता है। इसके अलावा इसमें से निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ये सब इस हार्मोन के नाम है, ये कोई इनका हिंदी में नाम नहीं है, ये सब आपके इंग्लिश हिंदी में सब सेम नाम लिए जाते हैं। तो रिलैक्सिन हार्मोन, और ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं, मैंने ये एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे रिलैक्स कुछ के दिए हैं, कुछ के नहीं दिए हैं। रिलैक्सिन हार्मोन ये क्या करता है? बर्थ हार्मोन की तरह से काम करता है। यानी कि जब बच्चा माँ के उससे गर्भ से बाहर निकलता है, ठीक है, वैजाइना यानी योनि के रास्ते से, तो योनि के रास्ते से जब निकलता है तो ये योनि के पास में पाई जाने वाली विशेष हड्डियां होती हैं, प्यूबिक हड्डियां होती हैं, उनको क्या कर देता है? फैला देता है, जिससे बच्चा आसानी से जो है वो योनि के रास्ते अपने मां के गर्भ से बाहर आ सके। तो रिलैक्सिन हार्मोन का काम ये होता है। कहां से निकलते हैं? अंडाशय। तो अंडाशय से निकलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन जो महिलाओं के अंदर महिलाओं के कैरेक्टर को जन्म देते हैं। दूसरा जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि गर्भावस्था को बनाए रखते हैं, और रिलैक्सिन हार्मोन जो महिलाओं के अंदर गर्भ को में जन्म देने का काम करते हैं। तो मैंने आपको इस पूरे डायग्राम से सारी चीजें लगभग बहुत सारी चीजें बता दी। अब इसमें कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। नमक के आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संवर्धित हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आवर्तु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता। हाँ, अब मैंने आपको बताया था ना, आवर्तु ग्रंथि यानी थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है, और थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, मैंने क्या बताया था, हमारे जो उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं शरीर की, उनको बनाए रखने में मदद होता है। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये इसको बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो गई, ठीक है, आयोडीन की कमी हो गई, तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर नहीं बनेगा तो आपके शरीर में जो उपापचयी अभिक्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी, जिससे बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। साथ ही साथ घेंगा रोग हो सकता है, गला ऐसे, यानी ये जो आवर्तु ग्रंथि होती है यानी कि थायराइड ग्लैंड होती है, फूल जाएगी और घेंगा रोग हो सकता है, ठीक है। तो आयोडीन, इसी वजह से कहा जाता है कि आयोडीन युक्त हमें नमक खाना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की कमी हमें किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो अब यहां पर आवर्ती ग्रंथि यही बात यहां पे बताई है, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के आयोडीन अनिवार्य है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर इसकी आयोडीन की कमी हो गई तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और इससे गॉइटर या आपका घेंगा रोग हो जाने की संभावना हो जाएगी। बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन है,
बता चुका मैं आपको। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे बौने होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ या कैसे होता है? तो पीयूष ग्रंथि यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड बताई थी ना, जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो मास्टर ग्लैंड जो ब्रेन में पाई जाती है, तो उससे एक वृद्धि हार्मोन निकलता है। और वृद्धि हार्मोन अगर सही से निकलेगा तो इंसान नॉर्मल उसकी लंबाई चौड़ाई होगी। और अगर वृद्धि हार्मोन की कमी हो गई तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? बौनापन हो जाएगा। और अगर वृद्धि हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो वो खली जैसा लंबा चौड़ा और मतलब कि बिल्कुल आम इंसानों की तरह से नहीं, खली जैसा जो है वो दानव आकार का हो जाएगा। तो वृद्धि हार्मोन कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी की वजह से बौनापन हो जाता है। और अगर इसकी अधिकता हो गई तो इंसान जो है भीमकाय हो जाता है, जैसे कि हमारा खली है। ठीक है, अब ये सारी चीजें। और हाँ, अब इसमें इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं कि यदि आपके दोस्तों की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने और अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौना प्रारंभ से संबंध होता है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन तथा एस्ट्रोजन, देखिए मैंने बता दिया था, तो टेस्टोस्टेरॉन पुरुष में निकलता है और पुरुष के अंदर जो पुरुषत्व होता है, यानी पुरुष की जो फीचर्स होते हैं उनको डेवलप करने का काम टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है फीमेल महिला की जो है वो आपके अंडाशय से निकलता है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के अंदर जो फीमेल के कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। ये पहले भी बता चुका हूं, ये चीज यहां पर मेंशन की गई है। अब इसके बाद और क्या है? इंसुलिन वाली बात मैंने आपको बता ही दी कि इंसुलिन का क्या काम होता है और वो किस तरीके से काम करता है। तो इसमें हाँ ठीक है, तो ये इंसुलिन वाला काम मैंने आपको बता दिया। इंसुलिन से डायबिटीज होती है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी की वजह से, मधुमेह रोग होता है। और मधुमेह रोग में क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि शरीर के अंदर जो है रक्त शर्करा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात वही बात यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद इन्होंने एक लास्ट में चार्ट दिया है, जैसे वृद्धि हार्मोन जो बातें बताई हैं। वृद्धि हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि है, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है, बता चुका हूं। इंसुलिन हार्मोन है, बता चुका हूं, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरॉन वृषण से निकलता है, आपको बता चुका हूं। अंडाशय से निकलता है आपका जो है एस्ट्रोजन हार्मोन, वो आपके अंडाशय से निकलता है। मादा के लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करता है। एड्रीन आपको एड्रीन ग्रंथि से निकलता है, आपको बताया जा चुका है। ठीक है, मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेषित करता है। ये इन्होंने क्रियाकलाप दिया हुआ था, तो वही चीज ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ये इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो उसको भरना है, ये एक तरीके का काम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिला के आपके जो इस एनसीईआरटी में वृद्धि हार्मोन, साथ ही साथ इसके अलावा थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरॉन, आपके उसमें टेस्टोस्टेरॉन, एड्रेनालिन, मोचक और साथ ही साथ आपके एस्ट्रोजन हार्मोन ही आपके इस पूरे के पूरे चैप्टर में दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको इससे ज्यादा बताया। मैंने आपको थाइमस ग्रंथि के बारे में बता दिया, परावटु ग्रंथि के बारे में बता दिया, पीनियल ग्रंथि के बारे में भी एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको मैंने वृषण अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में भी बताया, और साथ ही साथ आपको अंडाशय से निकलने वाले इन्होंने एक हार्मोन के बारे में बताया है, मैंने आपको दो एक्स्ट्रा बता दिए, एक प्रोजेस्टेरॉन जो कि गर्भावस्था को बनाए रखता है, और तीसरा रिलैक्सिन हार्मोन जो आप गर्भावस्था के बाद बच्चों को जन्म देने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे, क्योंकि हम लोग यहां पर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, सिर्फ वहीं तक हम अपने आप को सीमित करते हैं जो चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं, ठीक है, रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें तो उससे ज्यादा सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं, लेकिन यहां पे क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी तक ही सीमित है, तो लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी हैं। ठीक है, तो होप कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो रही होगी। आसानी से, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर तैयार हो जा रहा है, और क्या चाहिए। तो होप कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार क्लास होंगी, बहुत आपकी हेल्पफुल होंगी क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।